Okay, Assalamu alaikum. My name is Dr. Fatma Rizvi. I am Associate Professor of Pharmacology, and today's lecture is uh, drugs that used for the treatment of dyslipidemia. Okay, what is dyslipidemia? Dyslipidemia, in broad term, means disorders of lipoprotein metabolism. Dyslipidemia means disorders of lipoprotein metabolism. This leads to abnormal cholesterol and triglyceride level in blood. Okay, broadly, dyslipidemia is also known as hyperlipidemia. Dyslipidemia is also known as hyperlipidemia. ठीक है, हाइपरलिपिडीमिया मींस कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड कंसंट्रेशन जो है वो अबव द नॉर्मल हो. ठीक है, और जो हायर लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड क्या करते हैं, वो मोस्टली कौन सी डिजीज करवाते हैं, हार्ट की एट्रियोस्क्लेरोसिस आर्टरीज पे करवाती है, यानी कि वहां पे कोलेस्ट्रॉल प्लेग जब डिपॉजिट होता है एंड देन वो अनस्टेबल कोलेस्ट्रॉल प्लेग फर्दर जो है वहां पे थ्रोम्बस बनता है. ठीक है, फिर वो लीड्स टू अदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस सच एज इस्केमिक हार्ट डिजीज वगैरह वो करवाते हैं. ठीक है, okay. So dyslipidemia leads to elevated cholesterol concentration, elevated LDL levels, and elevated triglyceride and LDL and decreased HDL levels. So what are cholesterol? सेल्फ इंट्रोड्यूस करवाते हैं. कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल जो है वो मोस्टली बाइल एसिड्स के थ्रू मेटाबोलाइजेशन ऑफ फैट्स के में भी आपकी हेल्प आउट करता है. इसके अलावा वो हार्मोन्स बनाता है, स्टेरॉइडल हार्मोन्स बनाता है, जैसे सेक्स हार्मोन्स आते हैं, थायराइड हार्मोन्स वगैरह, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स वगैरह बनाते हैं. थायराइड हार्मोन से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बनाते हैं. और कोलेस्ट्रॉल जो है वो मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल होता है, मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल होता है. ठीक है, अब जो भी लिपिड्स होती है, लिपिड्स जो है वो ब्लड में इस फॉर्म में आइदर कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में. ठीक है, वो कैरिड आउट किस तरह होती है ब्लड में, थ्रू ट्रांसपोर्टेड थ्रू लाइपोप्रोटीन्स. ठीक है, लाइपोप्रोटीन्स के थ्रू वो ब्लड में ट्रांसपोर्टेड होती है. और वो लाइपोप्रोटीन में क्या बनाते हैं, ट्रांसपोर्टेड होती है, उसके फॉर्म में होती है काइलोमाइकोन्स, एलडीएल, वीएलडीएल एंड एचडीएल फॉर्म में. यानी कि लाइपोप्रोटीन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स. लिपिड्स मीन्स लिपिड्स कौन कौन सी है ब्लड में, हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, फॉस्फोलिपिड्स है. ठीक है, और वो किस फॉर्म में, अच्छा, जो लाइपोप्रोटीन्स जो है जो कोलेस्ट्रॉल को कैरिड आउट कर रही है, ठीक है, उसको हमने फर्दर डिवाइड किया है, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल. गुड कोलेस्ट्रॉल मीन्स एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और बैड कोलेस्ट्रॉल आर एलडीएल, वीएलडीएल एंड इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. तो लाइपोप्रोटीन्स की बेसिकली 6 क्लासिफिकेशन है, काइलोमाइक्रोन्स, काइलोमाइक्रोरेमिनेंट्स, वीएलडीएल, आईएलडीएल, एलडीएल एंड एचडीएल. उसपे सिर्फ लास्ट वाला एचडीएल वो है, वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, बाकी सब जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल है. ठीक है, अच्छा, उसपे जो फर्स्ट जो काइलोमाइक्रोन है वीएलडीएल, उसपे क्या होता है कि आपकी जो आपने मेरे ख्याल से बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा है और मेडिसिन में भी इसकी कंपोजिशन पढ़ी हुई है. ठीक है, कि ये जो है इसमें क्या होता है कि वीएलडी और काइलोमाइक्रोन्स में जो होता है वो आपकी ट्राइग्लिसराइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है. ठीक है, वीएलडीएल और काइलोमाइक्रोन्स कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं, आपकी जो भी डाइटरी हम जो होते हैं जो भी, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन ही रिलीज करवाता है काइलोमाइक्रोन. काइलोमाइक्रोन में क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड रिच होता है. ठीक है, और वीएलडीएल कहाँ से रिलीज होता है, सिंथेसाइज होता है, वो लिवर से सिंथेसाइज होता है. ठीक है, फिर उसके बाद ये दोनों वीएलडीएल और काइलोमाइक्रोन ट्राइग्लिसराइड रिच होता है. ठीक है, फिर देन ये कैपिलरीज में आती है. कैपिलरीज में हमारे पास एडिपोज टिश्यूज में पे आपकी कैपिलरीज में लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम जो होता है, ठीक है, वो क्या करवाता है, आपके एक्स्ट्रा आपकी कैपिलरी से आपको लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से आपके ब्रेकडाउन फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल में. फ्री फैटी एसिड देन एडिपोज टिश्यू में चला जाता है, और कुछ फ्री फैटी एसिड लिवर में भी चला जाता है, और ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस को दोबारा से वहां पे बनता है, और ट्राइग्लिसराइड
देन दोबारा से VLDL बनाता है, ठीक है। अच्छा, VLDL और कायरोमाइकोन से हम आपके ऊपर एक्ट किया लाइपोप्रोटीन लाइपेज ने, जिससे ट्राइग्लिसराइड को निकाल दिया, तो उसमें और क्या कंसंट्रेशन होगी, आपकी कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसमें, जो आपकी LDL होगा और ILDL होगा, ठीक है। और इसी से मोस्टली HDL भी बनता है, ठीक है। HDL में आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो किस तरह अफेक्ट करता है ये मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, तो आपके कितने किस्म के लाइपोप्रोटीन है, 6 टाइप से, काइलोमाइक्रोन है, काइलोमाइक्रोन रेमिनेंस है, VLDL है, ILDL है, LDL है और HDL, ठीक है। अच्छा, अब है टाइप्स ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया तो इसकी क्लासिफिकेशन जो है उसमें जेनेटिक्स मोस्टली जो है, जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो जेनेटिकली होती है, इसके अलावा सेकेंडरी भी होती है, ड्रग्स इंड्यूस भी होते हैं, जो आपने बायोकेमिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में भी आई थिंक पढ़ लिया होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो टाइप्स होती है, जो बहुत मतलब ये बायोकेमिस्ट्री में हमारे जमाने में बहुत पूछते थे ये ना, कि टाइप्स ऑफ हाइपरलिपिडीमिया फेमिलियल, ठीक है। उसमें 5 टाइप्स है। टाइप 1 में क्या होता है कि लाइपोप्रोटीन लाइपेज डेफिशिएंसी होती है, इस वजह ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज्यादा होता है। टाइप 2 में क्या होता है कि आपके पास डिक्रीज LDL रिसेप्टर्स होते हैं लिवर में, जिसकी वजह से सीरम LDL ज्यादा होता है, और लेकिन ट्राइग्लिसराइड लेवल्स जो है वो नॉर्मल होता है। टाइप 2B में आपके पास क्या होता है कि सेम एज 2A, लेकिन उसमें आपके VLDL भी बड़ा होता है, यानी कि ट्राइग्लिसराइड भी बड़ा हुआ होता है और LDL यानी कोलेस्ट्रॉल भी बड़ा हुआ होता है। टाइप 3 में क्या होता है कि ILDL बड़ा होता है, तो ट्राइग्लिसराइड और LDL दोनों बड़ा हो सकता है। टाइप 4 में जो मोस्टली जो होता है आपके पास VLDL बड़ा होता है, बट नॉर्मल और डिक्रीज LDL होता है, ठीक है। VLDL इंक्रीज होने की वजह से इसमें ट्राइग्लिसराइड लेवल जो होती है वो ज्यादा होती है, टाइप 4, ठीक है। टाइप 5 में जो होता है काइलोमाइक्रोन्स और VLDL ज्यादा होते हैं, लेकिन LDL जो है वो कम होता है, ठीक है। और जिसकी वजह से VLDL और काइलोमाइक्रोन्स दोनों ज्यादा होने की वजह से ट्राइग्लिसराइड जो लेवल है वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा, हम ट्रीट कैसे करेंगे, हम ट्रीट इस तरह हाइपरलिपिडीमिया का मेन एम क्या बनाना है कि हमने जो कोलेस्ट्रॉल प्लेग बन रहा था हाइपरलिपिडीमिया की वजह से, यानी कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स इंक्रीज होने की वजह से या ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स इंक्रीज होने की वजह से जो एथेरोस्क्लेरोसिस या कोलेस्ट्रॉल प्लेग आर्टरीज में बन रहा है, उसको हमने बढ़ने से रोकना है, उसकी प्रोग्रेशन को भी रोकना है, ठीक है, ठीक है। इस चीज की वजह से आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगर आपने प्रोग्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्लेग को डिक्रीज कर दिया तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज की चांसेस भी कम हो जाएंगे, जो प्रोलॉन्ग लाइफ भी करवा सकती है इन मिडिल एज और आफ्टर एज, ठीक है। अच्छा, हमने किस तरह, हमारे पास क्या क्या है कि किस तरह हम हाइपरलिपिडीमिया को ट्रीट कर सकते हैं। हमारे पास डाइट है, हमारे डाइट का ऑप्शन है, अगर ड्रग्स को भी हम पीछे रखें तो हमारे पास डाइट का ऑप्शन है, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है, यानी कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, ठीक है। और इसके अलावा हमें एक्सरसाइज को, अगर एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे तो HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है, जो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स भी रखता है, एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट्स भी रखता है, और जो एंडोथेलियल सेल्स को स्टेबलाइज भी करवाते हैं, तो उसकी जो है उसकी लेवल्स बढ़ जाती हैं अगर हमने एक्सरसाइज की हो, ठीक है। अच्छा, ड्रग्स लेवल्स पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें सबसे पहले है HMG-CoA रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिटर्स, ठीक है। HMG-CoA रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिटर्स पे आपने सुना होगा स्टेटिन, ठीक है, स्टेटिन, ठीक है। उसमें सिम्वास्टेटिन होता है, टॉर्वास्टेटिन होता है, पैरावास्टेटिन वगैरह होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारी डाइट से हम जो लिपिड ले रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर हम जो कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, ठीक है, उसमें भी अगर हमने आपकी इंटेस्टाइनल कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करवा दे, जो बाय गिविंग स्पेसिफिक कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, ठीक है, उससे भी हमारे पास हाइपरलिपिडीमिया जो है वो ट्रीट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा बाइल एसिड बाइंडिंग रेसिन्स होती है, क्योंकि बाइल एसिड कहाँ से ड्राइव होता है, कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है। और बाइल एसिड क्या होता है कि उसकी रीसाइक्लिंग होती रहती है, यानी कि इंटेरोहेपेटिक रीसाइक्लिंग होती है, ठीक है। इस वजह से कोलेस्ट्रॉल जो है उस पर मतलब लिवर पे बर्डन कम पड़ता है कि हम बाइल एसिड कोलेस्ट्रॉल को यूज करें और बाइल एसिड्स को बनाएं, ठीक है। अगर हमने बाइल एसिड बाइंडिंग रेसिन दे दिया, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्टाइलामीन दे दी, तो उससे क्या होगा आपका कि आपके पास जो कोलेस्ट्रॉल लिवर पे लोड पड़ेगा कि वो कोलेस्ट्रॉल से को ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट करवाए बाइल एसिड से, बाइल एसिड या बाइल सॉल्ट, ठीक है। यानी कि हमने बाइल एसिड की जो इंटेरोहेपेटिक रीसाइक्लिंग है, यानी लिवर से इंटेस्टाइन से, फिर इंटेस्टाइन से दोबारा लिवर में आता है, ठीक है, वो फिर दोबारा से वो इंटेस्टाइन में आता है, तो जो इंटेरोहेपेटिक रीसाइक्लिंग है उसको ब्लॉक करवा देंगे लिवर पे, और उसकी
सिक्रीशन, बाइल एसिड की सिक्रीशन जो है फेसेस में इंक्रीज करवा देंगे बाय गिविंग कोलेस्टाइरामिन एंड कोलेस्टिकोल। ठीक है, फिब्रेट्स होती है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं डिटेल में आगे भी करवाऊंगी। निकोटेनिक एसिड यानी विटामिन बी भी होती है, नाइसिन होती है। ठीक है, अदर्स ऑप्शंस भी होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड होती है, CETP इनहिबिटर्स होती है और एंटीऑक्सीडेंट ड्रग्स भी होती है। ठीक है, अब नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी यानी कि डाइट को आपने मॉडिफाई कराना है, यानी कि इनटेक ऑफ टोटल फैट या सैचुरेटेड फैट को इनटेक को हमने कम करा देना है, फाइबर इंटेक को इंक्रीज करवाना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी कि फिश जिसमें सैल्मन्स वगैरह है उनकी इंटेक को बढ़ाना है। ठीक है, इसके जो डाइटरी ओमेगा 3 फैटी एसिड कहते हैं, तो उससे इतना आपको सोर्स जो है ना इतनी नहीं मिल रही होती, तो हमारे पास इसकी फिश ऑयल जो है ना इसकी टैबलेट्स भी अवेलेबल है। ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जाहिर सी बात है उस पर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो उसका इस्तेमाल हमें ज्यादा करना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स शुगर, ठीक है, जो सिंपल शुगर है सक्रोज वगैरह उसकी भी यानी कार्बोहाइड्रेट्स के इंटेक को हमने कम करना। ठीक है, एक्सरसाइज ज्यादा रखनी है ताकि हमारे पास HDL के लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अच्छा, लिपिड लॉबिंग में ये फिर से मैंने एक और क्लासिफिकेशन बता दी है, उसपे HMG कोरिलेटेड इनहिबिटर्स की रोवास्टेटिन, पैरावास्टेटिन, सिल्वास्टेटिन, रोवास्टेटिन है, टॉर्वास्टेटिन, स्टेटिन है यहाँ है। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद फिब्रेट्स में है फिनोफिब्रेट। ठीक है, और ग्रुप ऑफ नाइसिन यानी कि निकोटाइनिक एसिड या नाइसिन जो है उस पे कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती है, और बाइल एसिड बाइंडिंग टू एसेंस पे कौन सी आ जाती है, एंटीऑक्सीडेंट एंड इनहिबिटर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो HMG कोरिलेटेड इनहिबिटर है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है जो LDL के लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल के जो है जो हाइपरकोलेस्टेरिया जो है उसके इंसिडेंसी ज्यादा है, तो स्टेटिन जो है मोस्टली ये होता है कि स्टेटिन जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को मोस्टली डिक्रीज करवाता है। ठीक है, और वो किस तरह डिक्रीज करवाता है, ठीक है, आप लोगों के लिए कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस का पाथवे पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप जो कैरेक्टराइज्ड बाय HMG CoA रिडक्टेज एंजाइम, जो हाइड्रोक्सी मेथाइल ग्लूटाराइड CoA रिडक्टेज एंजाइम है, उससे जो उसका फर्स्ट स्टेप होता है ना कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का। ठीक है, इसमें जो मैंने पिक्चर में जो फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है उसमें एक पाथवे दिया हुआ है। ठीक है, उसमें कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो रहा है मैलिक एसिड में। ठीक है, वो कन्वर्ट किसकी मौजूदगी में होता है, HMG CoA रिडक्टेज एंजाइम में। ठीक है, अगर हमने वो फर्स्ट स्टेप जो रेट लिमिटिंग स्टेप है उसी को ब्लॉक करवा दिया तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो सिंथेसाइज ही नहीं होगा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इनहिबिट होगी तो क्या होगा, आपके पास लोअर इंटरसेलुलर कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, अगर लोअर इंटरसेलुलर लेवल में कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई तो वो क्या करेगा, LDL रिसेप्टर्स की एक्सप्रेशन ओवर द हेपेटोसाइट्स जो सेल में लेने उसमें बढ़ा देगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर कम हो गया तो बाहर से लेवल जो है वो लाने की कोशिश करेगा, यानी कि वो मेंटेन रखेगा अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल को। तो आप प्लाज्मा में कौन सा कोलेस्ट्रॉल कर रहा है, LDL है। ठीक है, तो LDL को वो कैचअप करेगा बाय इंक्रीजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ LDL रिसेप्टर्स ओवर द हेपेटोसाइट्स। ठीक है, ठीक है, तो LDL रिसेप्टर्स की एक्सप्रेशन बढ़ेगी, LDL अपटेक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लोअर LDL आपका कंसंट्रेशन जो है आपकी प्लाज्मा में हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा आपके पास लोअर इंटरसेलुलर कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन होगी तो VLDL की सिक्रीशन भी कम हो जाएगी। बेशक आपकी VLDL पे कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी आपका वो कंसंट्रेशन जो है वो उतनी कंप्लीट नहीं हो पाएगी कि वो VLDL की सिक्रीशन करवा पाए आपका लिवर। ठीक है, तो आपका नेट इफेक्ट क्या हो गया, नेट इफेक्ट क्या हो गया कि इससे रेट लिमिटिंग एंजाइम जो होगा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का उसको ब्लॉक किया। वो किस तरह ब्लॉक करवाएगा, क्योंकि ये एनालॉग है, इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो रिजेंबल करेगा HMG CoA रिडक्टेज एंजाइम से, तो ये कॉम्पिटेटिवली इनहिबिट करवाएगा इस एंजाइम को, यानी कि 3 हाइड्रोक्सी 3 मेथाइल ग्लूटाराइल CoA रिडक्टेज एंजाइम को ये कॉम्पिटेटिवली इनहिबिट करवाएगा, कंपीट करेगा। ठीक है, अच्छा, तो इसकी वजह से कंपनसेटरी इंडक्शन ऑफ LDL रिसेप्टर्स होंगे लिवर में, आपके सर्कुलेटरी अपटेक बढ़ जाएगी LDL की, तो सर्कुलेटरी आपकी लेवल्स ऑफ LDL कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये हो गया, ये चीज पहले दोबारा से यहाँ पे बता दिए कि ये आपका नेट इफेक्ट क्या होगा,
कि आपके पास लोअरिंग इंटरसेलुलर कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन की वजह से अब रेगुलेशन तो एलडीएल रिसेप्टर्स होगा, जिसकी वजह से प्लाज्मा जो एलडीएल लेवल है यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आ गया कि ये फर्स्ट स्टेप को कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को ब्लॉक करवा के एलडीएल की अपटेक को मोस्टली इंक्रीज करवा है। अच्छा, इसकी साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होती है, बेशक ये बहुत कॉमनली यूज होती है लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, कॉमन साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो हेडेक है, मसल पेन बता देगा, ठीक है, नॉजिया वॉमिटिंग बता देगा, फ्लू लाइक सिम्टम्स बता देगा। ठीक है, अगर हमने डोज को और कैलकुलेट करके नहीं दिया सही पे तो इससे क्या होगा कि आपके जो लिवर भी है वो भी अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो लिवर एंजाइम डिस्टर्ब हो सकते हैं, हेपेटोटॉक्सिक इफेक्ट्स इसका होता है मोस्टली। ठीक है, इसके अलावा अब रेब्डोमायोलिसिस का मेजर जो लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट है वो रेब्डोमायोलिसिस को हम प्रिवेंट किस तरह करवा सकते हैं? अगर रीनल कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है उसमें हमने क्या करना है, आपने डोज को कैलकुलेट करके देंगे। ठीक है, लोवेस्ट इफेक्टिव डोज देंगे। इसके अलावा अगर हमने डोज को इसका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स होता है फिब्रेट्स के साथ, तो या तो हमने स्टेटेड की डोज कम करा के उसको किसी और ड्रग्स यानी फिब्रेट्स के साथ दे देंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से मसलन जो आपने डोज कम कर देंगे तो इसकी टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स भी है ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने याद करने के लिए थोड़ा सा बता दिया है कि इस तरह HMG कोए आ रहा है इसकी निमोनिक्स में आते हैं, यानी कि H से मीन्स हेपेटोटॉक्सिसिटी, M मीन्स मायोपैथी या मायल्जिया, ठीक है, या मायोसाइटिस या इन्फ्लेमेशन या रेब्डोमायोलिसिस। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपसेट यानी कि नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। ठीक है, C फॉर कैटरैक्ट, ठीक है, R फॉर रेब्डोमायोलिसिस और I फॉर इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज। ठीक है, अब है बाइल एसिड बाइंडिंग रेसिन। बाइल एसिड बाइंडिंग रेसिन में कोलेस्टाइरामीन, कोलेस्टिपोल मोस्टली होता है। ठीक है, अच्छा, ये मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पहले भी बता चुकी कि कोलेस्ट्रॉल जो कन्वर्ट होगा बाइल सॉल्ट और बाइल एसिड में, जिसकी जो सिक्रीट होगा इंटेस्टाइन में, देन उसकी एंटेरोहेपेटिक रीसाइक्लिंग होगी। एंटेरोहेपेटिक रीसाइक्लिंग के बाद वो दोबारा से लिवर में जाएगा, जिसकी वजह से लिवर में फिर क्या होगा कि बाइल सॉल्ट दोबारा आ जाएंगे, तो लिवर जो है वो सोचेगा कि हाँ बाइल एसिड्स तो हमारे पास है, हमें कोलेस्ट्रॉल को फर्दर इस पर कन्वर्ट नहीं करवाता। ठीक है, अब मैंने बाइल एसिड बाइंडिंग रेसिन दे दिए जो कोलेस्टिपोल और कोलेस्टाइरामीन है। ठीक है, वो हमने दे दिया है तो क्या होगा, आपका मोस्टली आपकी एक्सक्रीशन ऑफ बाइल सॉल्ट हो जाएगा। तो लिवर में क्या अफेक्ट आएगा कि हमें जो बाइल सॉल्ट देने हैं इस टाइम में, क्योंकि हमारे पास दोबारा से रीसाइक्लिंग नहीं हो रही, इसका मीन्स लिवर ये सेंस करेगा कि बाइल सॉल्ट कम है, तो कोलेस्ट्रॉल की कन्वर्जन जो है वो इनटू बाइल सॉल्ट और बढ़ जाएगी, यानी कि इंक्रीज कंजप्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सही है, तो वो क्या करवाएगा, अब रेगुलेशन ऑफ 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज जो कन्वर्ट करवा रहा था कोलेस्ट्रॉल को इनटू आपकी बाइल सॉल्ट या बाइल एसिड्स। ठीक है, तो जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल इंटरनल क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज होगा, आपकी इंक्रीज कंजप्शन हो रही है ना, कन्वर्जन हो रही होगी कोलेस्ट्रॉल की टू बाइल सॉल्ट एंड बाइल एसिड्स, तो लिवर में क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो उससे क्या होगा, आपके पास आपके वही चीज वो बाहर से लेगा लिवर, तो वो क्या करवाएगा, एलडीएल मेजर सोर्स है, तो एलडीएल को पकड़ने के लिए वो गार्ड बिठा देगा सेल मेम्ब्रेन में, जो गार्ड कौन से, एलडीएल रिसेप्टर्स, तो वो कैचअप करेगा एलडीएल रिसेप्टर्स के थ्रू एलडीएल को, और उससे कोलेस्ट्रॉल की कमी मौजूद पूरी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये चीज मैंने यहाँ पे भी दोबारा से पिक्चर फॉर्म में भी यहाँ पे भी बता दिया। तो नेट इफेक्ट इसका भी क्या है, नेट इफेक्ट बाइल एसिड बाइंडिंग रेसिन का भी क्या है कि वो एलडीएल लेवल को डिक्रीज कर रहा है, जस्ट लाइक स्टेटिन जो है वो आपका एलडीएल लेवल को ये डिक्रीज कर रहा है। बेशक ये बाइल सॉल्ट्स की एक्सक्रीशन को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की कन्वर्जन टू बाइल सॉल्ट ज्यादा बढ़ा है, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है कि वो कोलेस्ट्रॉल इंट्रासेलुलर डिक्रीज होगा, विच इन टर्न इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ एलडीएल रिसेप्टर्स और इंक्रीज अपटेक ऑफ एलडीएल बाय द लिवर। ठीक है, एलडीएल लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ये जो है ओरली हम इसे देते हैं क्योंकि इसका इफेक्ट ही मोस्टली कहाँ पे है,
इसका आपके इंटेस्टाइन में है, यानी कि जीआईटी ट्रैक में भी है, ये ओरली देते हैं लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होता और मेटाबोलाइज नहीं होता, ये अनयूट्रिएंट हो जाता है क्योंकि ये एनाइन कंपाउंड है, ठीक है, कोलेस्टेरोल एंड कोलेस्टेरोल जो बाइंड करेगा आपके बाइल सॉल्ट एंड बाइल एसिड पे, और वो कहाँ पे है, आपके जीआईटी में, ठीक है, तो आपके वहां पे जाके ये मोस्टली अफेक्ट करवाता है। तो इसकी कोई ब्लड पे इसका कोई इफेक्ट हमें चाहिए ही नहीं, तो इसकी हमने प्रिपरेशन की ऐसी बनाई है कि वो ओरली एब्जॉर्ब भी नहीं होता और अनचेंज स्पीड आउट होता है, ठीक है। अच्छा, ये भी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन जो है, अच्छा स्टेटिन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन डिक्रीज कराता है 18 to 35%, ठीक है, स्टेटिन डिक्रीज कराता है, लेकिन हमारा ये भी इसी के मुकाबले की तरह बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट भी कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन डिक्रीज करवा सकता है 15 to 30%, लेकिन एलडीएल कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ 3 to 5% ही इंक्रीज करवाता है, ठीक है। अच्छा, बाइल एसिड अगर हमारे जो अनचेंज मतलब उससे बाइंड करके बाइल एसिड के फंक्शंस को डिक्रीज करा रहा है। बाइल एसिड का फंक्शन क्या होता है कि वो मोस्टली उसमें फैट सॉल्युबल फैट्स की एब्जॉर्प्शन करवाते हैं ना, तो फैट सॉल्युबल विटामिन की भी एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि विटामिन ए, डी, ई, के एंड सी की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कराते हैं। अपार्ट फ्रॉम फैट सॉल्युबल विटामिन, ये अदर ड्रग्स की भी, अगर मैंने टेट्रासाइक्लिन या स्टेटिन को भी इसको एक साथ, यानी कि स्टेटिन भी एक पेशेंट ने लेनी और बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट्स भी लेनी, तो स्टेटिन की भी एब्जॉर्प्शन को ये डिक्रीज करवा देता है, यानी कि स्टेटिन से बाइंड करके ये इसकी एक्सक्रीशन स्टेटिन की इंक्रीज करवा देगा थ्रू जीआईटी, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर ड्रग्स भी अगर हमने एक साथ मिला के दे दिया तो एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर ड्रग्स विल बी डिक्रीज, ठीक है। ठीक है, इसका कॉन्स्टिपेशन इसका मेजर साइड इफेक्ट है, ठीक है, जीआईटी में है और मोस्टली बाइल एसिड्स की और एनाइन कंपाउंड्स को ज्यादातर वो बाहर निकाले, तो कॉन्स्टिपेशन इसका मेजर साइड इफेक्ट है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन डिक्रीज होगा, तो विटामिन के रिलेटेड जो है ना, विटामिन अगर डिक्रीज होगा तो उसके रिलेटेड ब्लीडिंग टेंडेंसी की चांसेस इंक्रीज करवा सकता है, इसके अलावा एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर ड्रग्स को भी डिक्रीज करवा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसका मेजर साइड इफेक्ट क्या होता है कि ये ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स को इंक्रीज करवा सकता है, ठीक है। इस वजह से जो इन पेशेंट्स में जिससे ट्राइग्लिसराइड यानी कि VLDL भी इंक्रीज है, यानी कि LDL के साथ VLDL भी इंक्रीज है और उसका ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो मोर देन 200 मिलीग्राम है, उन पेशेंट्स पे हम लोग इसको नहीं देते, ठीक है। अच्छा, अब LDL लेवल जो है वो डिक्रीज है। LDL क्या था हमारे पास, वो प्रोटेक्टिव था, आपके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अगर वो डिक्रीज होगा तो हम लोग मोस्टली पेशेंट्स को नाइसिन देंगे और फिनोप्रिप्रेट्स मोस्टली उसमें एडअप करेंगे, ठीक है। अच्छा, ट्राइग्लिसराइड, अच्छा इसमें क्या होता है, आपके जो VLDL की लेवल्स को भी डिक्रीज मोस्टली करवा सकता है, तो किस तरह करवाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि एडिपोज टिश्यू में ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज एंजाइम, यानी आपकी ये टूट जाता है फ्री फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, देन फ्री फैटी एसिड जो एडिपोज टिश्यू से रिलीज हो रहा है प्लाज्मा में, वो लिवर यूज करेगा और वो ट्राइग्लिसराइड को दोबारा से लिवर में वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ आपका जो एंजाइम है उसको भी ये ब्लॉक करवा सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये आपकी लाइपेज एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करवा देगा एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू में ये लाइपेज एक्टिविटी को डिक्रीज करवाएगा, जिसकी वजह से आपकी ट्राइग्लिसराइड की ब्रेकडाउन इनटू फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल डिक्रीज हो जाता है। फ्री फैटी एसिड क्योंकि वो सोर्स है जो यूज हो रहा है फॉर ट्राइग्लिसराइड प्रोडक्शन इन लिवर, और ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल मिलकर क्या बना रहा था लिवर में, आपकी VLDL काइलोमाइक्रॉन से वहां से आ रहा था आपके इंटेस्टाइन से, तो VLDL बना रहा था। VLDL इन टर्न क्या बना रहा था, LDL बना रहा था, ठीक है। तो इन ये एक साथ दो अफेक्ट करवा रहा है, यानी कि ये VLDL और LDL दोनों के इफेक्ट्स को मोस्टली लेवल्स को डिक्रीज करवा सकते हैं, यानी कि ये फ्री फैटी एसिड की यानी कि डिक्रीज मोबिलाइजेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू टू लिवर, जिसकी वजह से सोर्स नहीं मिल रही ट्राइग्लिसराइड की प्रोडक्शन के लिए, तो आपके पास ट्राइग्लिसराइड जो है वो लिवर में कम हो जाएगा, जिसकी वजह से VLDL जो सिंथेसाइज करवा रहा था आपके लिवर वो नहीं करवा पाएगा, ठीक है। VLDL नहीं होगा प्लाज्मा में, तो LDL जो VLDL ही कन्वर्ट हो रहा था ना, लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो सर्कुलेटरी थे उसको कन्वर्ट करवा रहे थे
आपके VLDL को LDL में, तो वो भी नहीं हो पाएगा। देखिए सबस्ट्रेट ही नहीं होगा तो एंड रिजल्ट कहाँ से LDL बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो आजकल इसके लिए नाइसिन बहुत ज्यादा फेमस है कि वो HDL लेवल्स को इंक्रीज करवाता है, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी इंक्रीज करवा सकते हैं, क्योंकि स्टेटिन तो नाइसिन से सुपीरियर है कि वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को डिक्रीज करवा के आपके LDL लेवल्स को डिक्रीज करवा सकती है, लेकिन वो भी HDL लेवल्स को इतना इंक्रीज नहीं करवा सकती जितना नाइसिन करवाती है। उसका फंक्शन क्या होता है कि मोस्टली आपके पास अगर आपको HDL का स्ट्रक्चर पता होगा तो उसमें आपको ये याद होगा कि उसमें मेजर जो प्रोटीन होती है ना, वो ApoA1 प्रोटीन होती है, जो इसका आपकी मेजर प्रोटीन होती है, वो ApoA1 प्रोटीन होती है, ठीक है। जो मेजर कंपोनेंट है आपका HDL में वो ApoA1 है, ठीक है। ApoA1 जो है इन टर्न जो है आपका HDL क्या होता है कि रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट करवाता है, ये भी आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। अच्छा, HDL जो है उसका कैटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिज्म किस तरह होती है कि आपके ApoA1 जो है वो वो ट्रांसफर हो जाएगी टुवर्ड्स द लिवर, ठीक है। तो जिसकी वजह से ApoA1 आपकी जब जिस तरह HDL से जिस टाइम रिमूव होगी तो HDL की मेटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म हो जाती है, ठीक है। तो आपकी बेसिकली नाइसिन क्या करवाते हैं, डिक्रीज कैटाबॉलिज्म ऑफ HDL, ये इंक्रीज सिंथेसिस नहीं करवा रहा, ये डिक्रीज कैटाबॉलिज्म ऑफ HDL by decrease transport of ApoA1 protein towards the liver। जो स्कैवेंजर रिसेप्टर्स थे ना लिवर में, जिसके थ्रू वो ApoA1 को लेता था और इवन कोलेस्ट्रॉल को भी लेता था जो आपके HDL में है, ठीक है। उससे उसको ये स्कैवेंजर जो रिसेप्टर्स होते हैं लिवर में, जिसके थ्रू वो HDL से ApoA1 लेता है, उसको ये ब्लॉक करवाता है, ठीक है। यानी कि ये डिक्रीज बेसिकली अगर आपको ये भी नहीं पता होगा कि कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक करवा रहा है, किस तरह करा रहा है, आपने ये याद रख लेना कि वो डिक्रीज कैटाबॉलिज्म ऑफ HDL करवाएगा, ठीक है। और ApoA1 की जो रिमूवल होती है HDL से वो डिक्रीज करवाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये डिक्रीज मोबिलाइजेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू टुवर्ड्स द लिवर, जिसकी वजह से VLDL लेवल डिक्रीज होगा, डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ VLDL, तो VLDL सीरम में डिक्रीज होगा, तो इंटर्न सीरम जो है वो LDL लेवल्स भी डिक्रीज हो जाएंगे, और ये सर्कुलेटरी HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को भी इंक्रीज करवाता है। किस तरह इंक्रीज करवाता है कि डिक्रीज कैटाबॉलिज्म ऑफ HDL, ठीक है। अच्छा, इसके प्रोडक्ट जो अवेलेबल है निकोटिनिक एसिड के, वो इमीडिएट रिलीज प्रिपरेशंस भी है, सस्टेन रिलीज भी है, एंड एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशंस भी है, ठीक है। और ये बेस्ट एजेंट है अमंग ऑल, जो फिब्रिनोफिब्रेट भी है और CPL इनहिबिटर्स भी है, उसमें ये बेस्ट एजेंट है नाइसिन का कि वो HDL लेवल्स को इंक्रीज करवाता है, जिसकी वजह से आपके LDL भी डिक्रीज हो रहा है और HDL भी इंक्रीज हो रहा है। तो फर्दर जो एंड रिजल्ट होगा कि हार्ट डिजीज के चांसेस जो है वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स इस पे मिल सकते हैं, वो फ्लशिंग है, इचिंग है, हेडेक है, GIT अपसेट है, हेपेटोटॉक्सिसिटी है, एंड एक्टिवेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर वगैरह मिल सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब ट्राइग्लिसराइड लेवल इंक्रीज है, ठीक है। अब मैंने बता दिया कि LDL लेवल इंक्रीज होगा तो हम क्या देंगे, स्टेटिन देंगे मोस्टली, ठीक है। बाइल एसिड बाइंडिंग एग्रेसिव्स दे देंगे। अगर HDL लेवल डिक्रीज होगा तो हम क्या देंगे, नाइसिन दे देंगे। अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है, नाइसिन हम ट्राइग्लिसराइड में भी दे सकते हैं, लेकिन वो अल्टरनेटिव चॉइस ना दे, ठीक है। तो इस पे जो चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस है इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड लेवल्स पे, वो फिनोफिब्रेट या फिब्रेट है, ठीक है। उसमें क्लोफिब्रेट है, फिनोफिब्रेट है, ठीक है। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। ये नाइसिन से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। नाइसिन क्या कर रहा था, वो मोबिलाइजेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू टुवर्ड्स द, फिर आपकी लिवर में ब्लॉक करवाया था बाय डिक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज इन एडिपोज टिश्यू, ठीक है। लेकिन फिब्रेट्स क्या करवाएगा, ये इसका एगोनिस्ट एक्शन होता है, पेरोक्सिसोम पॉलीफेटिव एक्टिवेटिव, यानी कि जेनेटिक इफेक्ट्स है इसका, ठीक है। एक जीन होती है PPAR, ठीक है, उसमें एगोनिस्ट इफेक्ट है, ठीक है। तो उस रिसेप्टर्स की एक्सप्रेशन इंक्रीज करवा के ये इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज की अफेक्ट ज्यादा करवा देगा, एक्टिविटी को ज्यादा करवा देगा। मैंने बताया था कि काइलोमाइक्रोन और VLDL की वो लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो प्लाज्मा में था, उसको तोड़ के LDL की कन्वर्जन जो है वो इंक्रीज करवा रहा होता है,
करवाता था, ठीक है। तो ये इंक्रीज हाइड्रोलिसिस ऑफ VLDL एंड कार्बोमाइक्रोज इंक्रीज करवा देता है, ठीक है। ये इंक्रीज हाइड्रोलिसिस ऑफ VLDL एंड कार्बोमाइक्रोज इंक्रीज करवा देता है, ठीक है। लाइपोप्रोटीन अगर अब ये इंक्रीज क्लियरेंस ऑफ LDL भी करवा सकता है। अब वो किस तरह करवाते हैं, क्योंकि ये आपकी VLDL की हाइड्रोलिसिस बढ़ा रहे हैं, काइलोमाइक्रोन्स की भी हाइड्रोलिसिस बढ़ा रहे हैं। VLDL की हाइड्रोलिसिस इंक्रीज होने की वजह से लिवर ये सेंस करेगा कि प्लाज्मा में VLDL कम है, तो उसको ज्यादा VLDL बनाना होगा, ठीक है। ज्यादा VLDL बनाना होगा तो फिर वो क्या करेगा कि आपका लिवर में जो आपकी जो हेपेटोसाइट्स पे जो सेल मेम्ब्रेन है, उस पे LDL के रिसेप्टर्स की एक्सप्रेशन जो है वो इंक्रीज करवा देता है, जिसकी वजह से इंक्रीज आपकी अपटेक ऑफ LDL भी हो सकता है सर्टेन एक्सटेंट। लेकिन मेजर एस्पेक्ट इसका क्या होता है कि VLDL कार्बोमाइक्रोज की लेवल्स को ये डिक्रीज करवाता है बाय इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम जो प्लाज्मा में, ठीक है, जो प्लाज्मा में काइलोमाइक्रोन और VLDL को तोड़ रहा था, उसको उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करवाता है, ठीक है। अच्छा, ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब आफ्टर ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देंगे कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होगा, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इसकी होती है और ये मेटाबोलाइज होता है, ठीक है, लिवर से एक्सक्रीटेड होता है यूरिन से, ठीक है। GI की डिस्टर्बेंस हो सकती है, इसका मेजर साइड इफेक्ट्स गॉल स्टोन्स हो सकते हैं, मसल पेन और मायोपैथी भी मिल सकती है, वार्फरिन के लेवल्स को इंक्रीज करवा सकता है क्योंकि ये प्लाज्मा प्रोटीन हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग है, तो जो भी प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड ड्रग होगी उसको ये डिस्प्ले करवा के खुद लग जाएगा, इसके वार्फरिन के साथ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा, ठीक है। अच्छा, अब है कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर एजिटिमाइब, ठीक है। आपको पता है कि फैटी एसिड हमने जो भी ले रहे हैं अपने डाइट में जो भी ले रहे हैं वो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन टी के थ्रू वो एब्जॉर्ब होगी। वो क्या करेगा, वो काइलोमाइक्रोन में बनेगा, काइलोमाइक्रोन देन आपके पास दोबारा आपके ब्लड में आएगा, देन वो भी वो काइलोमाइक्रोन मोस्टली आपकी टोटल सर्कुलेशन के थ्रू लिवर के थ्रू फिर वो आपकी ब्लड में आता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपकी जो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन उसको एजिटिमाइब जो है कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करवा देगी, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ऑफ इंट्राहेपेटिक वही क्या होगा, इंट्राहेपेटिक कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन विल बी डिक्रीजेस। तो क्या होगा कि कंपनसेटरी इंक्रीज इन LDL रिसेप्टर एक्सप्रेशन ओवर द हेपेटोसाइट्स, तो इंक्रीज अपटेक ऑफ सर्कुलेटरी LDL होगा, तो जिसकी वजह से इन टर्न डिक्रीजेस लेवल ऑफ LDL विद इन प्लाज्मा, ठीक है। और ये भी आप मोस्टली एडजुवेंट थेरेपी के तौर पे इसे एस्ट्रोवल एजेंट हम यूज नहीं करते, इसको एडजुवेंट थेरेपी अलोंग विद स्टेटिन एंड डाइट और डाइट रेगुलेशन के साथ हम इसे दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन, क्योंकि वो फैट को ज्यादा स्टूल में कर रहा है तो वो इसकी वजह से स्टेटोरिया वगैरह या आपकी डायरिया या एब्डोमिनल पेन के चांसेस को इंक्रीज करवा सकता है, ठीक है। अब है ये एक मैंने समरी बता दी है कि अगर इंक्रीज LDL और इंक्रीज अगर ट्राइग्लिसराइड होगा तो आपने क्या देंगे, स्टेटिन एंड फिब्रेट्स मिला के देंगे, ऑल्टरनेटिव चॉइस है नाइसिन एवेसिन, ठीक है। डिसलिपिडीमिया में अगर LDL लेवल इंक्रीज है तो फर्स्ट चॉइस क्या है, स्टेटिन। HDL लेवल डिक्रीज है तो फर्स्ट चॉइस क्या है, नाइसिन विटामिन बी। अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल इंक्रीज है तो फर्स्ट चॉइस क्या है, फिब्रेट। ये अगर आपको ट्राइएट आपको याद हो गया तो 3 BCQs, अगर इसके जो मोस्ट कॉमन BCQs है ना जिस लिपिड लोडिंग ड्रग का जो आपके एग्जाम में आता है, तो ये 3 BCQs अगर इस आ गया है तो आपकी चॉइसेस के लिहाज से तो आपका आराम से ही हो गया। अदर BCQs आएंगे तो वो एडवर्स इफेक्ट्स रिलेटेड ही आएंगे, ठीक है। सॉरी, ठीक है। अदर BCQs जो आएंगे वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एडवर्स इफेक्ट रिलेटेड आएंगे, ठीक है। अगर आपको चॉइस का थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो फर्स्ट चॉइस LDL का इंक्रीज है तो स्टेटिन है, अगर HDL डिक्रीज है तो नाइसिन है, अगर ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज है तो फिब्रेट फर्स्ट चॉइस, ठीक है। ये दोबारा फिर बता रही हूँ, स्टेटिन है फॉर इंक्रीज LDL और कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन के साथ आप मिला के दे सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड है फिब्रेट और डिक्रीज HDL है तो नाइसिन। अगर LDL इंक्रीज है और ट्राइग्लिसराइड दोनों इंक्रीज है तो जो दोनों की फर्स्ट चॉइस है ना LDL और जो इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड यूज होती है तो दोनों को मिला के दे देंगे, स्टेटिन अलोंग विद फिब्रेट। अगर
कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज है यानी कि एलडीएल इंक्रीज है और एचडीएल इंक्रीज है, तो स्टेटिन प्लस नाइसिन को आपकी एचडीएल लेवल को इंक्रीज करवाना, ठीक है। अब सीटीईपी इनहिबिटर, ठीक है, सीटीईपी इनहिबिटर जो है वो कोलेस्ट्रॉल एराइल ईस्टर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है। ये मैंने बताया था कि एचडीएल जो है वो क्या है, वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रखता है अगेंस्ट आपकी कोलेस्ट्रॉल की प्रोग्रेशन में। तो किस तरह कर सकता है कि एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स भी होता है इसका, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी होता है। इसके अलावा ये एंडोथेलियम सेल्स है, जो वेस्कुलर एंडोथेलियम सेल्स है, उसको भी स्टेबलाइज रखता है, और इसके अलावा एंटी कोगुलेंट इफेक्ट्स भी इसके होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंटी कोगुलेंट इफेक्ट्स के साथ साथ इसमें एंटी प्लेटलेट इफेक्ट्स भी होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि मेजर कोलेस्ट्रॉल जो ईस्टर होता है एचडीएल में है, वो मेजर सोर्स के तौर पे एक्ट करता है। वो मेजर उसकी क्या होता है, एचडीएल जो है वो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स को ट्रांसफर कर सकता है एलडीएल में, यानी क्या वो एलडीएल में ट्रांसफर करवा सकता है, मैम। जी बेटा। यस मैम, लास्ट 2 मिनट्स है तो वाइंड अप करना है, अगली क्लास के लिए भी जाना है। बस बस मेरा बस ये लास्ट 2 स्लाइड्स रहेगी, बस खत्म हो गया, ओके, ठीक है, बस लास्ट 2 स्लाइड्स है, ठीक है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है, अगर उसके थ्रू ये कोलेस्ट्रॉल ईस्टर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है एचडीएल से टू एलडीएल, ठीक है। अगर मैंने कोलेस्ट्रॉल ईस्टर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को ब्लॉक करवा दिया बाय गिविंग सीटीईपी इनहिबिटर्स, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास एलडीएल की प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल ईस्टर फ्रॉम एचडीएल टू कोलेस्ट्रॉल ईस्टर टू एलडीएल ब्लॉक करवा देंगे, तो हमारे पास आपकी एलडीएल और बीएलडीएल की कंसंट्रेशन बहुत सारी ड्रग्स अंडर ट्रायल है, उसमें बहुत सारी ड्रग अंडर ट्रायल से हटा ली गई है, ठीक है। उसमें सिर्फ एक ड्रग है एनआर सेट्रापिप, ठीक है, जो आजकल 2017 में अप्रूव हुई है फॉर इसकी मार्केट के लिए, वो सीईटीपी इनहिबिटर है, ठीक है। उसमें एक ही ड्रग आपकी अप्रूव हुई है, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड ये डाइटरी कंपोनेंट में ही आ जाता है, ठीक है। ये मोस्टली इनहिबिट वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस इनहिबिट करवा सकता है लिवर में, ठीक है। ये मोस्टली डाइटरी कंपोनेंट में है, तो मे भी आपके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स में उसमें नहीं आता, ठीक है। तो ये मैंने इस वजह से लास्ट स्लाइड में वैसे ही डाल दिया, क्योंकि फिश ऑयल कैप्सूल जो है वो अवेलेबल है, उसका इफेक्ट क्या होता है, उसको मेजर कंपोजिशन क्या होते हैं इसमें, ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ट्राइग्लिसराइड के लेवल डिक्रीज करवा सकता है आपका आपके ब्लड लेवल, ठीक है। कुछ पूछना है बेटा? students, if you have any questions so you can ask on the chat, so ma'am will reply. बेटा कुछ पूछना है बेटा? Any questions? Thank you, बेटा। और लास्ट लेक्चर के लिए थोड़ा सा माइक की प्रॉब्लम हो रही थी, आई होप कि इस लेक्चर में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम्स में मोस्टली इसका तो बहुत कम है, डिस्लिपिडीमिया में है क्या, डिस्लिपिडीमिया में 4-5 ड्रग्स है, उसके जो ट्रायल के हिसाब से जो आपको याद करने में मुश्किल था वो मैंने आपको बता दिया है कि एलडीएल लेवल इंक्रीज होगा तो उसमें फर्स्ट चॉइस कौन सी होगी, बीसीयू से रिलेटेड आता है। अगर मुझे लगा कि टाइम नहीं होगा तो इस वजह से मैंने बीसीयू नहीं डाले, तो मे बी मैं अच्छा, ग्रेप फ्रूट का जूस का इफेक्ट जो होता है कि वो क्या होता है कि स्टेटिन का, अगर ग्रेप फ्रूट मोस्टली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को डिक्रीज करते हैं, लेकिन अगर मैंने उसको स्टेटिन के साथ दे दिया, यानी कि टॉर्वास्टेटिन के साथ मैंने दे दिया, तो वो उसके इफेक्ट्स, उसके एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करवा सकते हैं, यानी कि ग्रेप फ्रूट जूस को भी मैं लिपिड लोविंग ड्रग्स के साथ मिला के। हाँ बेटा, मैंने पिछले उसमें भी ऐड किए थे, बीसीक्यूज ऐड किए थे, लेकिन इसमें मुझे लगा कि टाइम नहीं होगा तो इस वजह से मैंने ऐड नहीं किए, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह मैं करूँगी। इसके बीसीक्यूज जो है बहुत ही है, अगर टाइम है तो मेरे पास है। और कुछ
तो बीसीक्यूज जो हमारे पास है वो मेरे पास जो है वो बीसीक्यूज है वो फर्स्ट चॉइस वाला कौन सा है, ये एलडीएल लेवल इंक्रीज है तो फर्स्ट चॉइस कौन सा है, उसमें टॉर्वास्टेटिन के एडवर्स इफेक्ट रिलेटेड एक बीसीक्यूज है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रिलेटेड मोस्टली ज्यादातर। थैंक यू बेटा। Okay, ma'am. We are ओके doing बेटा, end the session. Thank you so much. चलो, थैंक यू Thank you.